भाई और बहनों, मैं 4 साल से गुजरात में हूँ। पहले 2 वर्ष तो कोरोना ने खराब कर दिए, लेकिन लास्ट के 2 साल में हमने एक अभियान प्रदेश में चला प्राकृतिक खेती का। आप में खेडूत भाई भी कुछ बैठे हैं, लेकिन ऐसे तो सारे ही बैठे हैं जो कम से कम 3 समय भोजन लेते हैं, कोई 2 भी लेता होगा, लेकिन भोजन बिना काम चलाता हुआ ऐसा तो कोई नहीं बैठा। ऐसा कोई नहीं। या चलता किसी का काम खाए बिना? नहीं, सब खाते हैं कि नहीं? सब खाते हैं। सब खाते हैं। लेकिन हमने एक विचार करना चाहिए कि इस समय जो हम खा पी रहे हैं वो स्वास्थ्य के लिए बड़ा दुखदाई सिद्ध हो रहा है। आप सबके बीच में मैं आया तो एक सज्जन बोल रहे थे बड़ी अच्छी बातें। आप सबसे मैं पूछता हूं, बोलना मेरे पीछे, चुप नहीं रहना। मैं सारी जिंदगी बच्चे पढ़ाता रहा हूं, अब आप मेरी क्लास के विद्यार्थी हैं। यदि नहीं बोलूंगा तो समझोगे आर्य जी ने बड़े कमजोर विद्यार्थी पकड़ के लाए। ठीक है, बोलोगे तो समझूंगा इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। ठीक है, आप मेरे को ये बताओ, ये जो रासायनिक खेती जब नहीं थी, आज से 50-60 साल पहले, आज से 50 साल पहले किसी ने कैंसर का नाम सुना था? बीमारी का कभी नहीं। नहीं ना? हार्ट अटैक का नहीं। डायबिटीज का नहीं। हाइपरटेंशन नहीं। पेनक्रियाज फेल हो गई, किडनी चली गई, कोई सुनता था? और ये इतने अस्पताल थे जितनी आजकल बने हुए हैं? क्या इतनी डॉक्टरों की फौज थी? क्या इतने मेडिकल स्टोर थे? नहीं। और आदमी 100-100 साल जिंदा होते थे, सब स्वस्थ निरोग थे। ये सब कुछ क्यों है? इसका बहुत बड़ा परिणाम ये जो खेतों में रसायन डाला जा रहा है, जहर। और आपको मैं लंबी बात न करते हुए थोड़ा ध्यान से सुनना। इस समय जो सबसे बड़ी चुनौती दुनिया में है वो क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। समझते हो ना? ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन। अब वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि धरती का तापमान बढ़ रहा है। इससे क्या होगा? जो पहाड़ हैं ग्लेशियर के, बर्फ के पहाड़, अब तापमान बढ़ने से वो 10 से 20 गुनी स्पीड पे पिघल रहे हैं। और उसका परिणाम क्या होगा? पानी बढ़ेगा। वो ग्लेशियर के पहाड़ पिघलेंगे तो पानी सारा समुद्र में जाएगा और समुद्र का वाटर लेवल ऊपर आएगा। और समुद्र के किनारे जितने देश और नगर हैं, एक समय होगा जब उसमें डूब जाएंगे। इसको प्रलय बोलते हैं। ये चिंता है। दूसरा, जब धरती का 1 डिग्री भी तापमान बढ़ता है तो किसानों के, खेडूत के खेत में जो अनाज है वो लाखों हजारों टन कम हो जाएगा पैदा होना। ये होगा। तीसरा, तूफान आएंगे, आंधियां आएंगी, बेमौसमी बारिश होगी, अतिवृष्टि होगी, अनावृष्टि होगी, भूकंप आएंगे। ये सारा दुष्परिणाम ग्लोबल वार्मिंग का है और उसने दस्तखत दे दी है। इस साल तो देख लिया होगा ना नजारा? आपने देखा है अभी और देखना है? अभी हो रहा ना, तमिलनाडु में देखा ना? अभी 7 दिन पहले तमिलनाडु में इतना पानी बरसा जो 1 साल में बरसना चाहिए। 1 साल में जितनी वर्षा होनी चाहिए उतना 1 ही दिन में गिर गया। तो उससे बाढ़, विनाश, तबाही। और आपने अभी महीना पहले गुजरात में देखा, इन दिनों कभी बारिश होती थी? कितनी बारिश हुई है। पीछे तूफान समुद्र में आए, इधर अब बांग्लादेश की ओर, उड़ीसा और आंध्र की ओर अभी आया था। ये सब कुछ होगा क्यों? क्योंकि हम समझदारों ने इस प्रकृति का शोषण किया, इसके साथ बहुत ज्यादती की। हमने सारा पर्यावरण बिगाड़ दिया। कैसे बिगड़ा?
अब ध्यान करो, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, साइंटिस्ट लोग कहते हैं 60% ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। बोलो मेरे पीछे क्या जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ये वैज्ञानिक बोलते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड का समाधान क्या है? पेड़ लगाओ। जितने पेड़ और जंगल होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का खतरा खत्म हो जाएगा। क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड इन पौधों का भोजन है। वो ये पौधे लेते हैं, शर्करा बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो जाती है। लेकिन जो हम जैविक खेती करते हैं, आजकल बड़ा प्रचार है, मेरी खेती को लोग समझ ही नहीं रहे। वो मेरे वाली को भी जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। मैं जो प्रचार करता हूं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं है, वो जैविक खेती नहीं है। जैविक खेती में बहुत गोबर की खाद पड़ती है, उसमें इनपुट्स बाहर से डालने पड़ते हैं, उसमें खर्चा भी कम नहीं होता, उत्पादन भी पूरा नहीं मिलता और लेबर भी कम नहीं होती। तीनों नुकसान है जैविक खेती में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में। ऑर्गेनिक फार्मिंग में 1 एकड़ में कई ट्रॉली गोबर की खाद डालते हैं और गोबर की खाद जब पड़ती है, सड़ती है, तो उसमें मीथेन गैस पैदा होती, मीथेन। और ये मीथेन जो गैस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से 22 गुना ज्यादा खतरनाक है। कितना? 22 गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड से। समझ में आई बात? मैं करता हूं प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग क्या है? आप जंगल में जाओ, जंगल में, बोलना मेरे पीछे, जंगल में हजारों तरह के पेड़ पौधे हैं, है ना? उनको यूरिया कौन देता है? कोई नहीं देता। बोलो भाई कमजोर विद्यार्थियों, कोई नहीं देता। डीएपी कौन देता है? कोई नहीं। उनमें जंतुनाशक कौन डालता है? कोई नहीं। पानी देने कौन जाता है? कोई नहीं। नहीं जाता। और जंगल में जब पेड़ पर फल लगने का समय आता है तो पूरा पेड़ फलों से लद जाता है। और जंगल के पेड़ के किसी पत्ते को तोड़ो, जैसे ली पत्ते, और उसको प्रयोगशाला में ले जाओ, एक भी तत्व की कमी नहीं। उस पत्ते में फास्फोर, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, जो तत्व चाहिए सारे 16 तत्व उसमें हैं। जब प्रकृति परमात्मा जंगल के पेड़ की सभी जरूरतें खुद देता है तो मेरे खेत की क्यों नहीं देगा? देगा। जो नियम जंगल में काम करता है वही हमारे खेत में काम करे। इसका नाम है नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती। समझ में आई बात? अब ये विषय बड़ा लंबा आज नहीं चल पाएगा, न मैं उसको बोलूंगा, क्योंकि बहुत बढ़िया स्वादिष्ट खान पान की भी तैयारी कर रखी आ रही है जी ने। अब उधर भी ध्यान शुरू हो गया होगा आपका, ठीक है ना? अब मैं जो बोल रहा हूं, अंतिम बात ध्यान करना। ग्लोबल वार्मिंग के लिए 60% कौन सी गैस जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड। उससे 22 गुना ज्यादा खतरनाक कौन सी है? मीथेन, जो जैविक खेती में होती है। अब जो रासायनिक खेती है उसमें क्या होता है, ये ध्यान से सुनना। जब हम यूरिया, डीएपी खेडूत खेत में फेंकता है और इसमें जो नाइट्रोजन होता है यूरिया डीएपी में, जब वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है फेंकने से, तो उसमें एक तीसरी गैस पैदा होती जिसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। समझ में आई? इस गैस का नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड से 312 गुना ज्यादा खतरनाक है। 312 गुना। मीथेन 22 गुना कार्बन डाइऑक्साइड से। और कार्बन डाइऑक्साइड से ये खेडूत कौन कौन बैठे यहाँ हाथ खड़ा करो प्लीज, ईमानदारी से। वाह भाई वाह, ये तो बहुत है, बधाई और धन्यवाद। अब सारे यूरिया डालते हो ना, सारे डीएपी डालते हो,
आप जब यूरिया डीएपी खेत में फेंकते हो तो उसमें जो गैस निकलती है वो नाइट्रस ऑक्साइड में बदलती है और कार्बन डाइऑक्साइड से 312 गुना ज्यादा जलवायु को खराब करती है। और 100 किलो यूरिया आप धरती में डालते हो तो 30 से 33 किलो ही फसल लेती है। बाकी यूरिया उसमें से या तो पानी में मिलके पानी को दूषित करता है, हवा में मिलकर हवा को दूषित करता है। आप बताना खेडूत भाइयों, ये जो बोतल रखी है पानी की आरी जी के सामने, 20 साल पहले कोई लिए घूमता था क्या? नहीं। क्यों साहब? कहीं पर भी पानी पीते थे ना, क्योंकि पानी शुद्ध था। अब आप प्यारे लोगों ने इतना यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक, इतना जहर डाल दिया धरती में कि धरती माता रो रही है, ये तड़प रही है। जैसे हमारे शरीर पर कोई तेजाब डाल दे, जो पीड़ा होती है वो ये मां बोल नहीं पाती। आपने और मैंने उसके साथ ये पाप हम रोज करते हैं। उसके शरीर पर जहर छिड़क रहे हैं और जितने जंतु जीवाणु हमारे धरती के ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाते थे, जो पर्यावरण को शुद्ध करते थे, वो हड़सिया, वो सूक्ष्म जीवाणु, वो पक्षियों की प्रजातियां, इस जीव जंतु जहर से सारी लुप्त हो गई। आज सारी धरती देश की बंजर होगी नहीं, हो चुकी है। तुम्हें बताते नहीं, मैं बता रहा हूं। जिस समय 60 के दशक में स्वामीनाथन के द्वारा हरित क्रांति शुरू की, हम उनका विरोध नहीं करते, उस समय की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने पता कितना बताया था यूरिया डीएपी डालना आपको? उस समय पढ़ो, 1 हेक्टेयर में 13 किलो। कितना? ये हाथ उठाने वाले खेडूत बोलो, तुम गड़बड़ करते हो। कितना डालना था? 13 किलो। 13 किलो। कितने में? 1 हेक्टेयर में। और अब कितना डालते हो बताओ कृपा? 5 बीघा। 1 एकड़ में 10-10 बैग डालते हैं, हाँ या ना? 10-10 बैग 1 एकड़ में। और 2.5 एकड़ में कितने बनेंगे? ये 25 बनेंगे। 1 हेक्टेयर में उस समय डालते थे 13 किलो, अब डालते हैं 25 बैग। और इनसे क्या हो गया? सारी धरती जहरीली, हड़सिया मर गए, सूक्ष्म जीवाणु जो ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाते थे वो मर गए। ज्यादा पैदावार लेने के चक्कर में धरती को जहरीला कर दिया, आने वाली पीढ़ियों को बंजर जमीन। उस समय जब हरित क्रांति शुरू हुई, रिपोर्ट हमारे पास पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से यह अभियान चला था उत्तराखंड में। वहां रिकॉर्ड रखा, उसमें लिखा है हरित क्रांति से पहले पूरे भारत की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 2 से 2.5% था। अर्थात जैसे जंगल की धरती उपजाऊ है वैसे देश की धरती उपजाऊ थी। और इस समय पूरे देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.2345 से नीचे आ गया। और सुनो, जिस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से नीचे है वो वैज्ञानिकों की भाषा में बंजर भूमि है। आज सारे देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से नीचे हो चुका, ये रिपोर्ट है। अब हमारी धरती बंजर हो चुकी होगी, नहीं हो चुकी। इसका प्रमाण है जो काम 1 हेक्टेयर में 13 किलो यूरिया डीएपी से चलता था, आज वहां 25 डाल करके भी उत्पादन बढ़ नहीं रहा, घट रहा है। बताओ, उत्पादन बढ़ रहा है क्या घट रहा है? आए साल बढ़ रहा है यूरिया डीएपी और पैदावार कम। इसका परिणाम किसान की लागत ज्यादा, उत्पादन कम, खर्चा ज्यादा, आय कम। इससे किसान कर्जे में डूब रहा है। और भारत देश का 2.5 लाख करोड़ पिछले वर्ष का आंकड़ा है। 2.5 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार ने विदेशों को दिया, बदले में यूरिया डीएपी खरीदा और फिर खेडूत ने सरकार से खरीदा
और फिर इस खेडूत ने धरती माँ में डाल के उसको जहरीला किया और वो जहर फिर फसलों में आया और अनाज साग भाजी में आकर हमारे अंदर गया। फिर हमने लोगों को कैंसर दिया, हार्ट अटैक दिया, डायबिटीज दी और उनको अस्पताल में भेजा। फिर अस्पताल में फंस गया तो फिर नहीं निकल सकता सारी जिंदगी। फिर जो जेब में पैसा सारा वहां देना पड़ता है। हाँ या ना? ये चक्रव्यूह है कि नहीं डबल? दो माफिया, एक वहां और एक यहां। ये तरीका चल रहा है बर्बादी का। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इस मिशन पर मेरे को मजबूती से लगाया। वो बहुत चिंता करते हैं कि मेरा किसान भी समृद्ध होना चाहिए, लोगों का स्वास्थ्य भी बचना चाहिए, धरती माँ भी बचनी चाहिए। आज भाई और बहनों, हवा दूषित कर दी। जाओ ना दिल्ली में, मास्क बांधे घूम रहे हैं हर समय। और ये बीमारियां जो आ रही हैं, ये कमजोरी में आती बीमारी। आप यूं बताओ ईमानदारी से, पीछे कोरोना आया था, अब फिर तैयारी होगी दोबारा। सुन रहे हो ना? अब फिर तैयारी है। अब ये कोरोना जब आया, याद है ना, डॉक्टर कह रहे थे जिसकी इम्यूनिटी मजबूत होगी वो बचेंगे और जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होगी उनको ये ले जाएगा। सुना था ना? जी जी। तो हमने पता क्या किया, धरती माँ की ही इम्यूनिटी खत्म कर दी। अब जब धरती में इम्यूनिटी नहीं तो उसमें पैदा होने वाला अनाज इम्यूनिटी कैसे देगा? क्यों नहीं समझते हम? हमने सब कुछ बर्बाद कर लिया। इसलिए मैंने एक अभियान पूरे देश में चलाया। गुजरात में प्रदेश सरकार का सहयोग है, माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरा आशीर्वाद है। अब तक 9 लाख खेडूत हम प्राकृतिक खेती से जोड़ चुके हैं गुजरात में। और इतना अभियान हमने चलाया है, गांव में 10-10 गांव के क्लस्टर हमने बनाए। अब बहनों के सखी मंडल को हमने जोड़ा है, योग का जो बोर्ड उसको हमने जोड़ा है, साधु संत हमारे मिशन से जुड़े हैं, पत्रकारों को हमने जोड़ा है, शहर के वरिष्ठ आप जैसे बिजनेसमैन को जोड़ा है। अब सबने मिलकर ये काम करना है। बिजनेसमैन जो शहर में आप लेते हैं, आप एक शपथ लो, हम खाएंगे तो प्राकृतिक आहार ही घर में लेके आएंगे, उससे खेडूत का माल बिकेगा, वो पैदावार करेंगे। हमने डांग जिले को पूरा प्राकृतिक जिला घोषित कर दिया। वहां एक बूंद भी यूरिया डीएपी नहीं मिलता। पूरा डांग जिला जहर मुक्त हो चुका है। और यदि आपका सहयोग मिलेगा तो आने वाले 2 साल में हम गुजरात को जहर मुक्त प्रदेश बनाना चाहते हैं। यहाँ के सब लोग निरोग हों, धरती माता जहरीली होने से बचे। ये देसी गौ माता पे आधारित खेती है, इसमें खर्चा बिल्कुल नहीं है। और तुम्हें अंतिम ये खतरा है खेडूत भाइयों, हम यूरिया डीएपी नहीं डालेंगे तो हमारी पैदावार कम हो जाएगी। आया ना? बोलो, यही चिंता है ना? यही डर है। यही चिंता ना कि पैदावार कम होगी। लेकिन इस चिंता से मुक्त हो जाओ। आप उन खेडूत जो पिछले 3 साल से प्राकृतिक खेती करते हैं, पूरे गुजरात में घूमो, आपको एक भी खेडूत ऐसा नहीं मिलेगा जो प्राकृतिक खेती करता है और पैदावार कम हो। ऐसा नहीं है। जैविक खेती में जरूर उत्पादन घटता है, वो घाटे का सौदा है। मैं कहता हूं ये जैविक खेती नहीं है जो मैं बताता हूं, इसमें खर्चा है ही नहीं। एक गाय आपने घर में रखनी, देसी गाय, बस उसके गोबर गोमूत्र से खेती है। इसमें 1.5 से 2 किलो गुड़, 1.5 से 2 किलो दाल का बेसन, ये भी किसान ही पैदा करता है। 1 मुट्ठी मिट्टी, गोबर गोमूत्र, ये 5 चीज पड़ती हैं और कुछ नहीं चाहिए। बाजार से कुछ खरीदना ही नहीं। और मैं 200 एकड़ में अपनी खेती करता हूं, कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में 200 एकड़ में प्राकृतिक खेती करता हूं। अभी 1.5 महीना पहले पूरे गुजरात के सारे डीएम, डीडीओ सबको मैं अपने फार्म पे लेके गया था और मैंने फार्म दिखाया इनको। सबको यही था आप वाला रोग कि पैदावार कम हो जाएगी। अब इनको ये समझ नहीं है कि भाई जैविक खेती ये नहीं है,
जैविक खेती में उत्पादन घटता, प्राकृतिक में उत्पादन घटता नहीं, बढ़ता है। अभी मैं उन सब डीएम डीडीओ को लेकर के गया, 2 दिन वो वहां पर रहे, 350 मेरे पास गाय हैं, 200 एकड़ जमीन में दिखाया। मेरा जो शेरडी था गन्ना वो 18 फीट लंबा था, जो इन्होंने फीते से नापा, 18 फीट लंबा था। और मेरा डांगर बोलते हैं ना चावल को, यहाँ डांगर मेरा 1 एकड़ में 35 क्विंटल प्रति एकड़ पैदा हुआ है। आप कोई जितने खेडूत है बता दे, पूरे गुजरात में एक भी खेडूत बता दे किसी के घर में 35 क्विंटल डांगर 1 एकड़ में पैदा हुआ है कोई भाई? और हमारे वहां भी ऐसा है। अभी 1.5 महीना पहले ही कटा डांगर। मेरे खेत में 1 एकड़ में 35 क्विंटल, मेरा खर्चा 2000 रुपए, पानी लगा 50%। समझ में आई? और जो रासायनिक खेती करते थे आप वाली, उनका खर्चा प्रति एकड़ 15,000 रुपए, पानी 100% प्रयोग किया और पैदावार 28 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ हुई। ये खतरा ना उत्पादन घटेगा। उनका उत्पादन 28 से 30 क्विंटल प्रति एकड़, मेरी पैदावार 35 क्विंटल प्रति एकड़। उनका खर्चा 15,000 रुपए, मेरा खर्चा 2,000 रुपए। उनके पानी की खर्च 100%, मेरा पानी खर्च 50%। उनके डांगर को जो खाएगा कैंसर होकर अस्पताल में जाएगा, और मेरा जो खाएगा वो पहलवान बन करके एशियन गेमों में भाग लेगा। इसका कोई फर्क नहीं है भाई। ये पाप से बच रहे हैं कि नहीं हम? हमारी खेती लोगों को, जीव जगत को जीवन देती है, और आप वाली खेती लोगों को मौत के घाट उतारती, कैंसर करके भेजती है। तो हमने बदलना चाहिए कि नहीं? बदलना चाहिए। तो मेरा आपसे आग्रह है, हम हर गामड़ा में अपने ट्रेनर को भेज रहे हैं। आप खेडूत जो यहाँ आए हैं, वह शपथ लें स्वामी श्रद्धानंद की तरह, जैसे उन्होंने सब बुराइयों का त्याग करके पवित्र जीवन अपना करके आदर्श बनाया। आज आप खेडूत भी शपथ लें कि जहर वाली खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती को अच्छी तरह समझें और अपने खेतों में करें। इससे पर्यावरण भी बचेगा, आने वाली पीढ़ियों को उपजाऊ जमीन मिलेगी, लोगों का स्वास्थ्य मिलेगा, गौ माता बचेगी, देश का धन विदेश में जाने से बचेगा, आपकी आमदनी बढ़ेगी, लोगों को जीवन मिलेगा। आज मैं आर्य परिवार को इस आयोजन के लिए बहुत बधाई देता हूं, और आपने भाई बड़ी क्लास की तरह मेरी बातों को सुना। अच्छा यूं बताओ, मजा आया कि नहीं बात सुनने में? बहुत आनंद आया। आया तो अब गुरु दक्षिणा लूंगा आपसे मैं, ठीक है भाई? मैं गुरुजी बच्चे पढ़ाता रहा हूं, मेरी गुरु दक्षिणा इन बीच वाले खेडूत भाइयों से है। ये जो युवा साथी हैं, उनसे तो मेरा निवेदन है, कोई ड्रग्स, नशे, धूम्रपान, दारू, बीड़ी, सिगरेट ऐसे शरीर खराब करते हैं, उसको छोड़ने की शपथ लो कि आगे से ये बुराई हम जीवन में नहीं करेंगे। स्वस्थ बढ़िया जीवन जियो, भगवान ने पवित्र जीवन दिया, इसको सुख में जिएंगे, अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, बड़े बुजुर्गों की इज्जत करेंगे, अपने देश के गौरव गरिमा को बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री जी इस देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, और उन्होंने 2047 फिक्स कर दिया। और जिस तरह से पिछले 10 साल में उन्होंने देश में क्रांतिकारी परिवर्तन किए, देश को प्रगति की ओर तेजी से बढ़ाया है, 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं पर ला करके खड़ा कर दिया। 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। चारों तरफ विकास का रास्ते तय हो रहे हैं। यदि हम मिल करके अपने अपने कर्तव्य का पालन करें, तो हम 2047 तक एक विकसित भारत के नागरिक बनेंगे। इस दिशा का संकल्प लें, और खेडूत जितने हैं वो प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ेंगे, तो बहुत बड़ा कल्याण होगा।
ये ग्लोबल वार्मिंग 24% इस रासायनिक खेती से है। यदि हम ईमानदारी से प्राकृतिक खेती की ओर बढ़े तो ये धरती अगले 100 साल तक रहने लायक हो जाएगी। 24% आज ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाए तो फिर सुख से हम बचना शुरू होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस आयोजन के लिए पूरा आर्य परिवार, हरि भाई जी, उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत साधुवाद, बधाई।